हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज क्लास में मैं आपको भारतीय संविधान सभा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो था वो जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां देख लेते हैं। पहली है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी। ठीक है, अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत मतलब पारित किया गया था और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। प्रस्तावना की मुख्य बातें देख लेते हैं। प्रस्तावना में मुख्य बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना जो है संविधान की, उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। किस अधिनियम के द्वारा? 1976 के अधिनियम द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। एवं 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो किसकी देन है? फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो किसकी देन है? फ्रांस की। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि आदि चीजें ली हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन। ये सब चीजें हमने कहाँ से ली हैं? ब्रिटेन से। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की सदस्यों की संयुक्त बैठक। जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से क्या लिया है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से ली है? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। अब हम बात करेंगे अनुसूचियों की। प्रथम अनुसूची में लिखा है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य, संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया, तो 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची में लिखा है, इसके अनुसार इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायाधीशों के न्यायाधीश आदि को वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में लिखा है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ का। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के विवरण का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।
8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं। 1967 ईस्वी 21वें संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 ईस्वी 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 2003 ईस्वी संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो पहले जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया और 92वें संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं और यह 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, जिसे 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसे कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसका वर्णन जो है वो संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के रूप में रख दिया गया। किस रूप में रखा गया? कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो पहले जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर 300A में रख दिया गया है और किस अधिकार के रूप में? कानूनी अधिकार के रूप में। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाया गया था। बात करते हैं अधिकार की, तो समता या समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 है। समता या समानता के अधिकार की बात कर लेते हैं जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट है जिसमें
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में सभी राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सभी के लिए अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। इसमें अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। इसमें छुआछूत के अंत की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में बताया गया है मूल अधिकार में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 प्रकार की हैं, जिसमें से 19F जो है संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो 19A में ही है। अगर पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो 19A में है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 21 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी बात की गई है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध होना चाहिए। अनुच्छेद 24 में बताया गया है जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं उनको कारखाने या अन्य काम पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है उन बच्चों को कारखाने या अन्य जगह पर काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 28 बात करता है राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 बात करता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, जिसकी बात करता है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में लिखा है इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। 5 तरह के रिट कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा लेख। अब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा जो है वो आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अनुच्छेद 38 बात करता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का में लिखा है कि सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की जो व्यवस्था है वो
वो 39 का में की गई है। अनुच्छेद 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। अनुच्छेद 44 में कहा गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 बात करता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में। अनुच्छेद 47 में बात की गई है पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में बात की गई है कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में। अनुच्छेद 48 का बात करता है पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में। 49 में बात की गई है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 50 बात करता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की। अनुच्छेद 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में। अनुच्छेद 350 का बात करता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह का। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर के बारे में जान लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाना पड़ता है। यह समाज की भलाई के लिए होते हैं। सरकार के अधिकारों को ये बढ़ाते हैं। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की। यह यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इनका जो वर्णन है वो भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए होते हैं। यह सरकार के महत्व को घटाते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो आज क्लास में हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े, मूल अधिकार पढ़े, नीति निर्देशक तत्व पढ़े और संविधान सभा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।